मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे वायरस के बारे में, नीट वाले बच्चों पढ़ रहे थे वायरस के बारे में। तो देखो अभी प्रेजेंट में क्या आपके वायरस का बहुत बोल चाला हो रखा है। इसी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, ना तो कोचिंग ज्वाइन कर पा रहे, ना कहीं जा पा रहे। इसलिए मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए किसी भी, इसलिए मैंने नीट की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, वो भी उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो अपन देख रहे थे वायरस, ठीक है। वायरस में अपन ने देखा पादप वायरस क्या होता है और जंतु वायरस। तो जंतु वायरस में अपन ने देखा कि जंतु वायरस होते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जंतु वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आपका डीएनए। इसके अलावा अपन ने कल देखा था रेबीज, रेबीज का वायरस देखा था। जो रेबीज वायरस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेप्डोवायरस, ठीक है। इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है आपके, रेबीज। अब रेबीज के 2-3 नाम बताए थे मैंने। हाइड्रोफोबिया, रेबीज को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको स्ट्रीट डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि कुत्ते बिल्ली या फिर जो आपके गली में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं उनकी वजह से क्या होता है, ये वाली डिजीज होती है। अब और देखते हैं और कौन। वैसे तो देखो वायरस से होने वाली बहुत सारी डिजीज है, मैं कईयों के नाम बता दूंगी आपको। जैसे सार्स है, जो इससे सार्स, ठीक है। इबोला, इबोला वायरस, ये सारे वायरस है। इसके अलावा जुकाम होता है आपके, जुकाम होता है वो भी वायरस से होता है आपके। इसके अलावा क्या बोलते हैं आपके, इसको राइनो वायरस बोलते हैं। कोरोना, कोविड-19, ये भी क्या आपका वायरस है। तो दुनिया भर के वायरसेस है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, वो उनकी स्टडी देखेंगे। तो अगला देखते हैं अपन, ये तो सिंपल मैंने नाम बताया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। जब अपन वायरस के बारे में डिटेल से देख रहे हैं तो कुछ कुछ है। तो वायरस से होने वाली कौन कौन सी डिजीज है, ठीक है। अब देखते हैं, अपन ने कल देखा था रेबीज का। अगला वायरस देखते हैं अपन, चेचक का वायरस, चेचक वायरस। चेचक वायरस ये भी क्या होता है आपका, आरएनए वायरस होता है। चेचक वाला भी वायरस कैसे होता है आपका, आरएनए। जबकि जंतु में जो वायरस होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं आपके, डीएनए युक्त होते हैं। तो ये भी, अब देखो चेचक में एक्चुअल में होता क्या है। चेचक में क्या होगा, आपकी बॉडी पे सब ऐसे जैसे चेहरा है, हाथ पैर है, या रेड रेड स्पॉट हो जाएंगे। अब तो नहीं होता, चेचक का उन्मूलन कर लिया है गवर्नमेंट ने। पोलियो वायरस, ठीक है, बहुत सारे अभी अपन डिटेल से देखेंगे। तो चेचक में क्या होता था, बॉडी पे स्पॉट हो जाते थे, वो रेड होते थे। थोड़े दिनों में 2-4-5 दिन के बाद उनमें पस मवाद पड़ जाती थी, पानी पड़ जाता था, और वो धीरे धीरे क्या हो जाते थे, आपके बॉडी से रिमूव हो जाते, उनके निशान बच जाते थे। उनके क्या रह जाते थे, आपके निशान रह जाते थे। अभी आप लोगों ने देखा होगा, कई जैसे पुराने व्यक्ति हैं उनके चेहरे पे ऐसे स्पॉट से ऐसे गड्ढे गड्ढे से नजर आ रहे हैं, तो वो किसके, आपके चेचक के। तो चेचक में होता क्या था, ये वायरस के किसको इफेक्टेड करता था आपके, वो अपन सब देखते हैं। तो जो चेचक का वायरस है, अपन ने पहले भी देखा था चेचक का वायरस, सॉरी चेचक का वायरस डीएनए होगा। चेचक वायरस कैसा होता है आपका, डीएनए वायरस होता है। इसके अलावा ये किसको प्रभावित करता है, आपके श्वसन तंत्र को, श्वसन तंत्र को। देखो जो आपका कोविड है, राइनो वायरस है, जुकाम वाला वायरस है, सार्स वाला वायरस है, चेचक वायरस, ये सब किसको प्रभावित करते हैं, श्वसन तंत्र को। अब जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, ये क्या करता है, आपके श्वसन तंत्र से ज़्यादा किसको प्रभावित करता है, आपके फेफड़ों को। फेफड़ों में जो वायु कूपिकाएँ पाई जाती है, देखो थोड़ा सा अपन एक बार इसको देखते हैं। अब जब आ ही गया है, तो ये क्या आपका कोरोना वायरस, इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा है कि इसकी स्ट्रक्चर जो आप बाहर से क्राउन जैसा दिखता है, क्राउन जैसा दिखता है। अच्छा टॉपिक है इसको समझना। ये है आपका कोरोना वायरस, ये इसका मटेरियल है। अब क्या होगा, जैसे अपने फेफड़ों की स्ट्रक्चर देखें अपन, ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, श्वसन तंत्र है, ठीक है। अब ये ब्रांचों में बढ़ गई है, ठीक है। ये आपके फेफड़े, एक बार अपन बनाते हैं, वैसे ऐसे नहीं होते फेफड़े, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे साइड लिए ऐसा होगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो किडनी शेप में बन गया, ये देखिए, ये आपकी फेफड़े,
अब फेफड़ों में क्या होती है इनकी, ऐसे ब्रांचें होती है, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो आराम से इसमें सेट हो सकता है, इसीलिए ये क्या करता है, आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है। कौन सा, कोरोना वायरस। ये क्राउन जाके यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन तंत्र, ठीक है। फेफड़ों में जाके क्या होगा, वहाँ अटैच हो जाएगा और जल्दी से रिमूव नहीं होगा, जल्दी से बाहर नहीं आएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके क्या होगा, जो आपके फेफड़े वो इनएक्टिव हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई भी करता है, क्योंकि आरएनए वायरस ये मल्टीप्लाई करता रहेगा, जिससे क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस फूलने लग जाएगी, फेफड़ों की जो लंग्स कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाएगी, और धीरे धीरे अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो पर्सन की क्या हो जाएगी, आपकी डेथ हो। इसकी स्ट्रक्चर की वजह से ही क्या है, इसमें म्यूटेशन हो रहा नहीं है। म्यूटेशन का मतलब होता है जो भी वायरस होता है, जब भी, ये कोरोना नया वर्ड नहीं है, ये कोरोना बहुत पुराना वर्ड है। ये माना जाता है 1970s में भी ये था, 70s में भी कोरोना का था, तो कोरोना वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है। कोरोना एक फैमिली है, उससे रिलेटेड है ये। कोरोना कौन सी फैमिली है, जिसमें आपके जुखाम वाला वायरस है, इसके अलावा सार्स वाला वायरस है, ये कोरोना ये उसी फैमिली का है, उसी फैमिली का वायरस है। तो ये वर्ड नया नहीं है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ के ऐसे अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद इसको इजीली रिमूव करना थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए पर्सन की डेथ होती है। ये थोड़ा वैसे कोरोना से भी कई वायरस ऐसे हैं जो हार्मफुल, जैसे इबोला वायरस है, वो भी, ये भी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है, वो भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और उसमें डेथ रेट कितनी होती है, 90% डेथ रेट होती है। किसमें, इबोला वायरस में। इबोला वायरस पिछले साल, यानी ये कह सकते हो 2018-19 में, 2018-19 में इबोला वायरस फैला था। इबोला इतना खतरनाक था कि एक बार आपका संक्रमित हो गया व्यक्ति तो उसकी डेथ ही नेसेसरी, 90% डेथ की चांसेस थे। पर इबोला को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। वैक्सीन तो उसकी भी नहीं है, उसकी भी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी, इंजेक्शन नहीं बना है, टीका नहीं बना है, पर उसको कंट्रोल कर लिया। पर ये जाने पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा, कोशिश की जा रही है, साइंटिस्ट बना रहे, रिसर्च कर रहे हैं, पर ये कंट्रोल नहीं हो रहा। बस इसका कंट्रोलिंग को एक और एकमात्र रीज़न है, वायरस को क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, वेक्टर चाहिए, और वायरस को स्प्रेड होने के लिए वेक्टर चाहिए, और अपन को क्या करना चाहिए, वेक्टर प्रोवाइड नहीं करवाना। तो अपन देख लेते हैं चेचक वायरस, तो अपन देखते हैं चेचक। तो चेचक क्या करेगा, श्वसन तंत्र को संक्रमित करेगा, और कैसा होता है आपका डीएनए। तो चेचक में क्या क्या होगा वो देख लो आप, श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके अलावा कैसा होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए होगा तो कैसा होगा आपका, डबल स्टैंडर्ड होगा, त्वचा पर चकत्ते बन जाएंगे, त्वचा पर चकत्ते बन जाएंगे। अब देखो यहाँ अपन एक चीज और देखेंगे, किसी व्यक्ति के अगर एक बार चेचक हो गया, समझ लो मेरी बात ढंग से, अगर वो उससे बाहर आ गया तो भविष्य में उसके चेचक नहीं होगा। क्या कहा मैंने, अगर किसी व्यक्ति के एक बार चेचक हो गया और उस चेचक से मुक्ति पाके वो बाहर आ गया तो भविष्य में चेचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या हो जाएंगे, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। अब जो आपकी प्लाज्मा थेरेपी है, अभी जो आपके कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी के लिए बहुत बढ़ चढ़ के यूज़ हो रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी का, उसमें किया क्या जा रहा है, उन व्यक्तियों का प्लाज्मा लिया जा रहा है जो क्या कर रखे हैं, आपके कोविड-19 से फ्री होके ट्रीट होके घर पे जा चुके, उन व्यक्तियों का प्लाज्मा लिया जाए। क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या बन गया आपका, एंटीबॉडी बन गया। तो ये है यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़, ये ध्यान रखने वाली है। ये ऐसे बाउंसर क्वेश्चन होते हैं। देखो जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं होता, मेरी बात गौर करना। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसके लिए इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं होता, मेहनत करना ज़रूरी होता। कई बार ऐसे बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं। तो आप ये मत सोचो कि हम इंटेलिजेंट है या वीक है या मिड के, तो हम नीट फाइट कर सकते नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि इट इज़ इम्पॉसिबल तो ये आपकी गलत धारणा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, या ऐसा क्यों, मैं ये स्टेटमेंट क्यों बोल रही हूँ,
क्योंकि देखो कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे देखो मैं बताती हूँ, जब मैं तैयारी कर रही थी, अब जब बात आई तो बता देती हूँ, मैंने आरएस की तैयारी की थी, ठीक है, 2013 से पहले की बात है। मैंने 2 बार मेंस दिया था, पर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी दिया था, मेरे उसमें 1 मार्क्स कम थे। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का भी दिया था, उसमें मेरी 1% कम थी, मतलब 3.5 नंबर कम थे मेरे। तो कई एग्ज़ाम में मुझे क्या मिली, निराशा मिली, पर मैंने हार नहीं मानी। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी डिग्रियाँ ली, ठीक है। अभी मैं टीचिंग करवा रही हूँ। अब क्या है, टीचिंग क्या मेरा प्रोफेशन ना हो कि मेरा पैशंस है। देखो कई बार तो ये कंडीशंस होती है, अगर मैं पढ़ाऊँ नहीं, एक दिन अगर नहीं पढ़ाऊँ तो मेरे बेचैनी होती है। मैं कितनी से कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, कैसी भी कंडीशन में अगर मैंने पढ़ा लिया या पढ़ लिया, दोनों ही चीज़ें बता रही हूँ, मैं आज भी पढ़ती हूँ, तो मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो मेरा ये पेशेंस है। अगर आपका टारगेट नीट है, मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपका टारगेट नीट है तो आप उसको पेशेंस बनाओ। पेशेंस बनाओगे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, 2013 की। एक बंदा था, वो इंटरव्यू के लिए जब आते ना, तो उन्होंने इंटरव्यू जब ऑर्गेनाइज करवाते बताते, तो उस बंदे ने सीनियर की थी 3 साल में, ठीक है, मतलब वो सीनियर में फेल हो गया था। फिर उसकी ग्रेजुएशन, मतलब बीएससी एमएससी जो भी करता है, बीएससी करने में लगते 3 साल, उसको लगे थे 5 साल। सोचो कितना डफर बंदा होगा, ठीक है। फिर उसकी शादी वादी हो रखी थी। फिर घर वालों को बोलता है बीए, वो उसकी बीए होने के बाद, कि मैं आरएस बनना चाहता हूँ। घर वालों ने कहा तेरा दिमाग तो हो गया ख़राब, जब तेरे से सीनियर नहीं हो रही, बीए नहीं हो रही, तो क्या आरएस बनेगा। तो उसने बोला नहीं मैं तो बनना चाहता हूँ। घर वाले बोले इसका दिमाग ख़राब हो गया। फिर उसकी बीवी ने कहा ठीक है आप बनना चाहते हो तो आप तैयारी करो। तो वो दिल्ली गया, कोचिंग वगैरह ज्वाइन की, और उस बंदे ने राजस्थान में 5th रैंक, किसको कहते हैं 5th रैंक गेन की थी, 5th रैंक, और राजस्थान में 5वीं रैंक आई थी उसकी। तो अब आप मानते हो ना इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, तो उसने क्या की, मेहनत की। तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप ये मत सोचो हमारा इस साल नीट नहीं होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जुलाई मिली है, आप फरवरी में फ्री हुए थे, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 6 महीने बेटा बहुत होते हैं, 6 महीने बहुत होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा, 11th में भी पढ़ा था, 12th में पढ़ा, और इससे आउट कुछ नहीं जाएगा। जो एक्स्ट्रा है रिक्वायरमेंट में वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, और सब्जेक्ट के लिए मैं कुछ नहीं कर रही। वैसे भी बायोलॉजी 360 नंबर की, और 360 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे वायरस की, तो ये बात ध्यान रखना, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, मेहनत करना ज़रूरी है। इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, मेहनत करना ज़रूरी है। आप मेहनत कीजिए, फल ज़रूर मिलेगा। और एजुकेशन, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। आपका नीट क्लियर होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर कम रैंक आती है तो बीडीएस में चले जाना, वेटनरी में चले जाना, नर्सिंग में चले जाना। और आज जो बॉर्डर लाइन पे खड़ा ना, वो कौन सा कोर्ट है, वाइट कोर्ट ही है। आज जो सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, सबको बचा रहा है, वो कौन सा कोर्ट है, आपका वाइट कोर्ट है। आज कोई कुछ किसी के आर्मी है, आर्मी अपनी जगह काम कर रही है, पर आज अगर किसी को बचा रहा है तो वो वाइट कोर्ट है। वो कहाँ से आएगा, आपका यहीं से आएगा, ठीक है। अगर आपका इधर हो गया तो ठीक है, वरना आपने नीट की तैयारी तो की है, तो सब्जेक्ट इतना अच्छा हो जाएगा, इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी कि आपका और भी बहुत सारे रास्ते खुले। और जो अपने वाला प्रोफेशन है, मेरे वाला जो प्रोफेशन है टीचिंग, वो कभी भी क्या है, आपका ख़त्म नहीं होने वाला सदाबहार प्रोफेशन है। और जैसे जैसे आप में एफिशिएंसी आएगी, आप रोज़ पढ़ाओगे, रोज़ देखोगे, तो आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, आप सोच नहीं सकते होते, ठीक है। अब बातें चलती रहेगी, अपन आगे चलते हैं। तो ये था आपका चेचक वायरस। और देखते हैं अपन इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा किस कैटेगरी का, आपके कोविड वाली कैटेगरी का ही है। अगला देखते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस, इसको मिक्सो वायरस भी बोलते हैं। मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस। देखो इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है जो सामान्य जुखाम, और जुखाम होती है, सामान्य जुखाम। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसको इस वायरस ने इफेक्टेड नहीं किया हो गया। इसका और नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस,
राइनो का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब श्वसन तंत्र ना, आपके नोज है या श्वास नली है, इससे संबंधित क्या हो जाएगा आपका राइनो वायरस। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसको इस वायरस ने इफेक्टेड नहीं किया। सबको पता है जुकाम में क्या होगा, नोजिया आएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, गले में यहाँ इचिंग हो जाएगी, आपकी जो नाक वाली ज़्यादातर जो श्वसन तंत्र में क्या होगा, ये फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता। जो राइनो वायरस है वो क्या करता है, आपके फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता, श्वसन तंत्र को करेगा। ठीक है, श्वसन तंत्र में आपके श्वास नली है, इसके अलावा गले में, इसके अलावा नाक में, इनमें क्या होगी आपके दिक्कत। जब भी जुकाम होती है व्यक्ति को स्मेल नहीं आती, पता ही नहीं चलता कि किसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, खुशबू कैसी है, इसके अलावा गले में हल्का हल्का दर्द होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कभी भी अगर गले में इन्फेक्शन हो रहा है, नोज़ वगैरह आ रही है, तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जैसे अगर आपके जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वसन तंत्र में अगर आपकी यहीं गड़बड़ हुई तो उसको यहीं ख़त्म कर दो, उसको फेफड़ों तक मत जाने दो उस इन्फेक्शन को। अगर वो फेफड़ों में चला गया तो उसको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगता। अब आपके कोरोना वायरस में भी क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही आपके अगर आपको लग रहा है इन्फेक्शन हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, 3-4 दिन तक रहता है, तो आप अगर उसको यहीं ख़त्म कर दोगे तो वो फेफड़ों में नहीं जा पाएगा। अगर उसको पाचन तंत्र में चला गया तो गैस्ट्रिक जूस, जो जूस निकलते हैं उनसे क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होकर मर जाएगा। तो इसके अलावा जब भी खांसी जुकाम होना तो उसको तुरंत कंट्रोल करने से फ़ायदा ये होता है, उसका इन्फेक्शन रेट आपकी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये सामान्य जुकाम क्या लक्षण होंगे आपके, नाक बहेगी, सबको पता है, फीवर, बुखार, और क्या आ सकता है, खांसी भी हो सकती है। ये सारे क्या है, इसी के करेक्टर है। खांसी हो सकती है, और क्या हो सकता है आपके, छींक भी आ सकती है, छींकें आने लग जाएगी, ये सबको पता है। ठीक है, अब देखो जो राइनो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, मिक्सो वायरस होता है, ये कैसा होता है आपका, आरएनए होता है। कैसा होता है आपका, आरएनए होता है, ये ध्यान रखना। ये क्या होगा आपका, आरएनए वायरस होगा। और जो आपको कोविड-19 है वो भी इसी कैटेगरी का है, वो भी क्या है आपका, इसी कैटेगरी का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और देखते हैं और कौन से वायरस हो सकते हैं। HIV वायरस सबने सुना होगा, HIV फुल फॉर्म सबको आती है ये। ठीक है, एड्स की भी फुल फॉर्म आती है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी अपन एक बार रिपीट कर लेंगे, एड्स। ठीक है, एड्स किससे होता है आपके, HIV वायरस से। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इससे क्या होता है आपका एड्स। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एड्स किस कैटेगरी का वायरस है, रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस, एड्स किस कैटेगरी का वायरस है आपका, रिट्रोवायरस। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म आती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की फुल फॉर्म आती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये कैसी है आपकी ट्रांसमिटेड डिजीज है। कैसे फैलती है आपके, अगर आपने किसी दूषित व्यक्ति का, या कह सकते हैं जिसके HIV था, HIV संक्रमित का आपने ब्लड ले लिया तो भी आपके HIV हो सकता है। अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव है तो भी आपके HIV हो सकता है उसके बच्चों के। अगर कोई आपका पार्टनर या कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ सेक्स करता है तो भी आपके क्या हो सकता है, आपके HIV हो सकता है। तो ये था आपका HIV वायरस। अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, HIV वायरस कैसा होता है, RNA वायरस। देखो ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये सारे अपवाद वाले हैं। जो जंतु वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका, DNA, जबकि ये ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, RNA, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई टीका नहीं है, टीका नहीं है इसका।
इसका क्या है आपका कोई टीका नहीं, बचाव इलाज है। ये इतनी भयंकर बीमारी है और ये करती क्या आपके अपने शरीर में होती है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। इनमें होती है T लिम्फोसाइट, T व B लिम्फोसाइट। ये सेल्स क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती है। अब इसको देख लो एक बार थोड़ा सा, जो वायरस आपका एड्स आ गया तो HIV एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कौन सा वायरस है, HIV। ठीक है, कौन सी कैटेगरी का, रेट्रोवायरस है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका, RNA होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई टीका नहीं है, बचावी उपचार है। किससे फैलता है, अगर संक्रमित व्यक्ति से ब्लड ले लिया, संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित मदर से उसके बच्चे को, या किसी असंक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं तो। अब देखो ये करता क्या है, एक्चुअल में एड्स कोई बीमारी नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक्चुअल में एड्स कोई बीमारी नहीं है, ग्रुप ऑफ डिजीज, मैं एक शब्द का यूज कर रही हूँ, ग्रुप ऑफ डिजीज, बीमारियों का समूह। एड्स क्या है आपका, ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप्स ऑफ डिजीज, बीमारियों का समूह, बीमारियों का समूह है। अब एड्स में होता क्या, एड्स में होता क्या, अगर कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित है, सपोज वो आज संक्रमित हुआ है, तो कम से कम उसको 5 से 10 साल तक तो पता ही नहीं चला। अगर उसका प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रोंग है, देखो अभी ये अपन बात करेंगे, अगर उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो क्या होगा, कई सालों तक पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो बीमारियों का समूह है, एड्स कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एड्स से संक्रमित है तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब जो एड्स का वायरस है आते ही क्या करेगा, WBC, जो क्या अपनी बॉर्डर लाइन है, सैनिक है अपने, इनको सैनिक कहा जाता है। ये खड़े रहते हैं, जैसे कोई आता फाइट करते रहते हैं, जैसे कोई आया फाइट किया और उसको भगाते रहते हैं। तो ये आते इन दोनों पे अटैक कर देगा। WBC होती है T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। ठीक है, इन दोनों को अटैक करके खुद का बना लेगा। सपोज मैं आपके घर में आती हूँ, आपके यहाँ बंदूक लगा के और बोलती हूँ ये घर आज से मेरा है। अब आप बंदूक के डर से बोल दोगे ठीक है, तो यही कंडीशन यही यहाँ पे करता है। ठीक है, इन दोनों को कंट्रोल किया। अब ये वायरस क्या करेगा, अपनी मर्जी से इनको चलाएगा। ठीक है, अपनी मर्जी से चलाएगा। इसका काम ही क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को कम, भाई वायरस कोई सा भी वायरस हो उसका काम ही होता है प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करना। प्रतिरक्षा तंत्र से तात्पर्य वो तंत्र जो बीमारियों से लड़ता है, वो तंत्र जो बीमारियों से क्या करता है, आपका फाइट करता है, लड़ता है। अब उसी को कमजोर कर दिया तो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। तो ये है ग्रुप बीमारियों का समूह। अब जो एड्स का पेशेंट होगा उसके क्या होगा, थोड़ा सा जुकाम हो गया, ठीक नहीं हो, अपना जुकाम 3 दिन में ठीक हो जाता है। 3 दिन में जुकाम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, क्योंकि जो वायरस से रिलेटेड डिजीज होती है उनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हो गया, दस्त हो गए, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, तो उसके लंबे टाइम तक ठीक नहीं होंगे। और लंबे टाइम तक कोई बीमारी रहेगी तो व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र वैसे क्या हो जाएगा, आपका कमज़ोर हो जाएगा और धीरे 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 वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, डेथ की तरफ चल जाएगा। तो ये था आपका एड्स। ठीक है, अब देखो मैंने एक बात कही कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वही क्या करता है, आपको बीमारियों से लड़ता है, सॉरी आपको बचाता है। जैसे अभी कई लोग कोविड-19 से, कोरोना वायरस से इफेक्टेड हुए, कई वापस आ गए, क्या बहुत ज़्यादा लोग आ गए हॉस्पिटल से वापस। इंडिया में डेथ रेट बहुत कम है, ठीक है, और जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा है। वो वापस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है। देखो अभी एक अध्ययन आया था, उसमें कहा गया था कि जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस से फाइट कर रहा है हॉस्पिटल में, उसको डॉक्टर्स क्या दे रहे हैं, विटामिन C, नींबू दे रहे हैं, संतरा दे रहे हैं, मौसमी दे रहे हैं, ग्रेप्स दे रहे हैं। ठीक है, 15 से 20 मिनट उसको धूप खिला रहे हैं, डॉक्टर्स की बता रही हूँ एडवाइजरी। ठीक है, इसके अलावा उसको हल्का खाना दे रहे हैं, लाइट फूड दे रहे हैं, इसके अलावा उसको विटामिन E दे रहे हैं। ठीक है, और जो आपके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, राजस्थान में, तो राजस्थान में क्या आप तो इंडिया कह सकते हो, वर्ल्ड वाइड भी कह सकते हो, तो जो SMS के डॉक्टर्स है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दे रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में अपने इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा,
किसी भी डिजीज से फाइट कर लेगा और आपका रिकवर होके घर आ जाएगा। तो अपनी एक और एक मात्र ड्यूटी है कि अपन क्या करेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएंगे। और इंडियंस का तो प्रतिरक्षा तंत्र वैसे ही मजबूत होता है, अपन इसको और इम्प्रूव करने की अपन को ज़रूरत है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत का तात्पर्य है अपन अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी बैलेंस फूड लेंगे जो विदेशी है। अभी मोदी ने भी कहा था कि जो अपन विदेशी को रिप्लेस करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, तो इंडिया ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी या नहीं, क्यों नहीं होगी, इंक्रीज होगी। तो अपन स्वदेशी चीज़ें अपनाएंगे, नेचुरल घर के जो सब्जी है, किचन गार्डन को इम्प्रूव कीजिए। आप घर पे थोड़ी थोड़ी जगह सबकी होती है, नहीं होती तो छतें तो सबकी होती है, उस पर आप छोटे छोटे गमले खुद बना सकते हैं। अपन तो राजस्थानी है, ठीक है, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, अपन राजस्थानी है, तो गमले बना लो मिट्टी के, या फिर घर में जो वेस्ट बर्तन है, प्लास्टिक के डिब्बे हैं, उनसे आप घर पे किचन गार्डन बनाओ। जो अपन सबसे ज़्यादा पॉइजनस क्या खाते हैं, दूध, ठीक है। उसके बाद आती है सब्जियों से भी दूध से ज़्यादा क्या होती है, सब्जियों में क्या मिला देते हैं आपके केमिकल, जिससे होता है आपका कैंसर। तो अपन नेचुरल चीज़ की तरफ चलेंगे तो अपना इम्यून सिस्टम वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अपन बीमार वैसे ही नहीं होंगे। तो अपन को नेचुरलिटी पे चलना। तो ये था आपका HIV आज का मोस्टली लेक्चर पे चला गया। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।